तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अनोखी किताब का एक अध्याय है। किताब का नाम है द लेजेंड माइंड और लेखक हैं SKR या सोनू कुमार। ये किताब आत्मसुधार और ब्रह्मांड के बड़े सवालों से जुड़ी है, लेकिन जिस तरह से लेखक इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं वो बहुत दिलचस्प है। वो विज्ञान, गणित, धर्म और अंक ज्योतिष मतलब सबको एक साथ लेकर चलते हैं। हाँ, ये एक तरह का वैचारिक मिश्रण है जहाँ अलग अलग डिसिप्लिन्स की सीमाओं को तोड़ा गया है। अक्सर ये क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग देखे जाते हैं, लेकिन लेखक इन सबको एक ही धागे में पिरोने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसके 28वें अध्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे भाग्यशाली ताबीज। दुनिया का सबसे भाग्यशाली ताबीज, नाम ही काफी नाटकीय है ना? हाँ। अब जैसे ही हम ताबीज शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में कुछ रहस्यमयी पुरानी चीजों की तस्वीर बनती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। लेखक एक ऐसे ताबीज के बारे में बताते हैं जिसे कोई भी बना सकता है, रोजमर्रा की चीजों से। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि इस साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे की असाधारण सोच क्या है। ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान और प्रतीकवाद काम कर रहा है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो लेखक इसकी शुरुआत हमें इतिहास में काफी पीछे ले जाके करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये ताबीज वगैरह ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। ये हमारी सभ्यता जितना ही पुराना है, वो हड़प्पा सभ्यता तक का जिक्र करते हैं। अच्छा। हाँ, कि वहां जो मोहरें मिली थीं उन्हें सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि एक तरह से बुरी शक्तियों से बचने के एक माध्यम के तौर पर भी देखा जाता था। अच्छा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है। मतलब लेखक अपनी बात को हवा में नहीं रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे एक ऐतिहासिक और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक नींव दे रही हैं। वो ये स्थापित कर रहे हैं कि इंसान हमेशा से ही कुछ प्रतीकों में शक्ति देखता आया है, चाहे वो हड़प्पा की मोहर हो या आज के जमाने का कोई लॉकेट। सही है। ये एक तरह से इंसान की एक बुनियादी जरूरत है, किसी ऐसी चीज पर विश्वास करना जो उसे सुरक्षा का एहसास दिलाए। एकदम सही। और ये बात पाठक को इस विचार के लिए तैयार करती है कि हम जिस ताबीज की बात करने वाले हैं वो भी इसी प्राचीन मानवीय परंपरा का एक हिस्सा है। और यहीं पर बात एक कह सकते हैं नाटकीय मोड़ लेती है। जब हम ताबीज के बारे में सोचते हैं तो लगता है कोई दुर्लभ पत्थर होगा या कोई खास धातु, पर ये ताबीज बना है 3 सिक्कों से। 3 सिक्के? हाँ, एक 5 रुपए का सिक्का, हाँ, और 2 1-1 रुपए के सिक्के। चीजें जो शायद इस वक्त हम सबकी जेब में हो। ये बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, कैसे रोजमर्रा की चीजों में एक गहरा अर्थ भरा जा रहा है। यही तो इस अध्याय का सार है। लेखक साधारण में असाधारण को उजागर कर रहे हैं। उनके अनुसार इन सिक्कों का चुनाव यूं ही नहीं किया गया है। हर सिक्के के पीछे एक बहुस्तरीय प्रतीकवाद है। चलिए 5 रुपए के सिक्के से शुरू करते हैं। हाँ, बताइए। किताब में बताया गया है कि अंक ज्योतिष में 5 को संतुलन का अंक माना जाता है। ये एक ऐसा अंक है जो बाकी सभी अंकों के साथ एक सामंजस्य, एक हार्मनी बना सकता है। ये स्थिरता का प्रतीक है। अच्छा, तो ये सिर्फ 5 रुपए की कीमत नहीं है, बल्कि 5 अंक की जो ऊर्जा है उस पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। और इसका दूसरा प्रतीकवाद तो और भी गहरा है, जो भारतीय दर्शन से जुड़ा है। ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ओहो, पंचतत्व। हाँ, वो 5 मूल तत्व जिनसे लेखक के अनुसार हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो जब आप वो 5 रुपए का सिक्का हाथ में लेते हैं तो आप सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का एक प्रतीक धारण कर रहे हैं। ये विचार ही उस सिक्के के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। ये तो हुई 5 रुपए के सिक्के की बात। अब आते हैं उन 2 1 रुपए के सिक्कों पर। यहाँ एक और दिलचस्प शर्त है, एक सिक्का पुराना होना चाहिए और दूसरा नया। पहली नजर में ये थोड़ा मनमाना सा लगता है। इसके पीछे क्या तर्क है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और लेखक इसका बहुत ही व्यवस्थित जवाब देते हैं। इसके पीछे भी 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण ऊर्जा और संख्याओं की दुनिया से जुड़ा है। लेखक का तर्क है कि जो नया सिक्का है वो सभी सकारात्मक संख्याओं मतलब पॉजिटिव नंबर्स के समूह का प्रतीक है, जैसे 1 2 3। और जो पुराना घिसा हुआ सिक्का है वो सभी नकारात्मक संख्याओं के समूह को दर्शाता है। तो ये जीवन के 2 ध्रुवों, सकारात्मक और नकारात्मक, लाभ और हानि, सुख और दुख को एक साथ लाने का प्रतीक है।
मतलब ये सिर्फ अच्छी चीजों को आकर्षित करने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने के बारे में है, जहां अच्छा और बुरा दोनों मौजूद हैं। एकदम सही कहा। और दूसरा कारण हिंदू पौराणिक कथाओं से आता है, जो इस विचार को और भी ज्यादा सांस्कृतिक गहराई देता है। नया चमकता सिक्का धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, अच्छा। और पुराना सिक्का उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है, जिन्हें अक्सर दुर्भाग्य और धन की निकासी से जोड़ा जाता है। तो आमतौर पर तो लोग अलक्ष्मी को दूर रखना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन लेखक यहाँ एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों बहनें साथ रहती हैं। पैसा स्थिर नहीं होता, उसका स्वभाव ही गतिशील है। पैसा आना लक्ष्मी का आगमन है और पैसा जाना अलक्ष्मी का प्रभाव। इस ताबीज में दोनों को एक साथ रखकर आप जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। वाह, ये तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये आपको सिर्फ अमीर बनने का सपना नहीं दिखा रहा, बल्कि आपको वित्तीय उतार चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। ये कहना कि मैं नुकसान को भी स्वीकार करता हूं, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, ये वित्तीय लचीलेपन का एक आध्यात्मिक रूप है। तो जब ये तीनों सिक्के एक साथ आते हैं, 5 का संतुलन, एक का सकारात्मक यानी लक्ष्मी और एक का नकारात्मक यानी अलक्ष्मी, तो यह जीवन में एक समग्र संतुलन बनाता है। मैं अब तक सिर्फ पौराणिक कथाओं और प्रतीकवाद में ही खोया हुआ था, पर यहाँ तो सीधा साधा गणित भी काम कर रहा है। कैसे? अगर हम इन सिक्कों की कीमत को जोड़ें तो 5 + 1 + 1 7 होता है। हाँ, ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। लेखक ने निश्चित रूप से इस अंक को ध्यान में रखकर ही यह संयोजन बनाया होगा, क्योंकि 7 को दुनिया की कई संस्कृतियों में एक बहुत ही भाग्यशाली और रहस्यमयी अंक माना जाता है। हाँ, लेखक इस पर भी ध्यान दिलाते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग, संगीत में 7 सुर, हफ्ते में 7 दिन, अंक 7 हर जगह एक विशेष महत्व रखता है। और भी कुछ है? हाँ, एक और परत है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 3। और 3 को अंक ज्योतिष में बृहस्पति का अंक माना जाता है, जो खुद एक बहुत शुभ अंक है। तो आप देखिए, लेखक ने कितनी चतुराई से अंक ज्योतिष, पौराणिक कथाओं, मौलिक तत्वों और दर्शन को एक साथ गूंथ दिया है। ये तो एक बहुस्तरीय प्रतीकात्मक बन गया है, जहां हर कोण से देखने पर एक नया और गहरा अर्थ सामने आता है। बिल्कुल। और लेखक यही नहीं रुकते, वो सिक्कों के आकार पर भी एक फिलॉसफी टेक देते हैं। उनका गोलाकार आकार शून्य का प्रतीक है। आमतौर पर शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन किताब में शून्य को सर्वोच्च गुरु के रूप में ज्ञान का अस्तित्व बताया गया है। ये थोड़ा जटिल है, इसे कैसे समझें? ये एक बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक विचार है। इसका मतलब है कि जहां भौतिक रूप से कुछ नहीं है, वहीं पर अनंत संभावनाएं और परम ज्ञान मौजूद है। ब्रह्मांड की शुरुआत भी एक बिंदु, एक शून्य से मानी जाती है। तो सिक्कों का गोलाकार आकार आपको लगातार याद दिलाता है कि असली ज्ञान और शक्ति उस शून्य में निहित है, जो हर चीज का स्रोत और अंत है। तो फिर ये प्रतीकवाद वाकई बहुत गहना और गहरा है। लेकिन प्रतीक सिर्फ विचार होते हैं जब तक आप उनके साथ कुछ करते नहीं। और यही मुझे अगले हिस्से पर लाता है, इस ताबीज को बनाने की विधि। ये सिर्फ सिक्कों को एक साथ रखने जितना आसान नहीं है ना? इसके पीछे एक पूरा अनुष्ठान है। हाँ, और वो प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की खुद सिक्के, क्योंकि ये प्रक्रिया ही है जो पहनने वाले के इरादे को, उसके इंटेंशन को उन सिक्कों पर केंद्रित करती है। मनोविज्ञान में इसे फोकसिंग ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया कह सकते हैं। अच्छा। शायद असली शक्ति ताबीज में नहीं, बल्कि उस केंद्रित इरादे में है जिसे ये अनुष्ठान पैदा करता है। चलिए तो उस अनुष्ठान को समझते हैं। एक फिल्म के सीन की तरह इसे तोड़कर देखते हैं। सीन 1, मंगलवार की रात है, घर शांत है। आप ये 3 सिक्के लेते हैं। लेखक के अनुसार इन्हें गंगा जल से भरे एक छोटे कांच के गिलास में डालना है और गिलास को ऊपर से ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। इसके पीछे का तर्क क्या है? लेखक का तर्क बहुत व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है। वो कहते हैं कि ये सिक्के न जाने कितने लोगों के हाथों से गुजर कर हम तक पहुंचे हैं। हमें नहीं पता कि उन लोगों की ऊर्जा, उनके विचार या उनके कर्म कैसे थे। इसलिए गंगा जल से उनका शुद्धिकरण एक तरह की एनर्जी क्लीनिंग है। एनर्जी क्लीनिंग? हाँ, ये उस सिक्के को उसकी पिछली सभी ऊर्जाओं से मुक्त करके एक कोरी स्लेट जैसा बना देता है, जिस पर अब आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा अंकित कर सकते हैं। ये दिलचस्प है। एक नजरिए से ये शुद्धि का अनुष्ठान है,
लेकिन एक आलोचक ये भी कह सकता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। मतलब गंगाजल जैसी पवित्र और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल करके वस्तु के कथित मूल्य को बढ़ाया जा रहा है। और ये एक वैध अवलोकन है, लेकिन लेखक शायद यही कहेंगे कि ये चाल नहीं बल्कि एक उपकरण है। विश्वास इसी तरह काम करता है। जब आप मानते हैं कि वस्तु शुद्ध हो गई है तो आपके लिए वो शुद्ध हो जाती है। ये आपके मन में उस ताबीज का मूल्य और महत्व स्थापित करने का पहला कदम है। ठीक है, तो सीन 1 खत्म। मंगलवार की रात सिक्के गंगाजल में रहे। अब सीन 2, अगली सुबह यानी बुधवार। अब क्या करना है? बुधवार की सुबह स्नान के बाद उन सिक्कों को फिर से गंगाजल से धोना है। फिर उन्हें एक छोटे साफ सफेद कपड़े में रखना है। यहाँ भी एक खास विन्यास है। 5 रुपए का सिक्का बीच में रहेगा और नया और पुराना 1 रुपए का सिक्का उसके दोनों तरफ। ये विन्यास फिर से संतुलन के विचार को मजबूत करता है। और दिन का चुनाव भी खास है। बुधवार, मंगलवार या शुक्रवार क्यों नहीं? इसका जवाब लेखक अपनी किताब के एक और अध्याय द डिजिट स्टोरी का हवाला देते हुए देते हैं। उनके अनुसार बुध ग्रह, जिसका दिन बुधवार है, वो बुद्धि, संचार और ज्ञान का ग्रह है। अच्छा। और उसे पूरी मानव जाति का गुरु माना गया है। इसलिए इस ज्ञान और संतुलन के ताबीज को धारण करने के लिए बुधवार को हफ्ते का सबसे दिव्य और उपयुक्त दिन माना गया है। हर छोटी से छोटी चीज सोची समझी लगती है। रंग, दिन, विन्यास। बिल्कुल। यहाँ तक कि एक और छोटी सी सलाह दी गई है कि इस अनुष्ठान को करते समय हो सके तो हरे रंग के कपड़े पहने, क्योंकि हरे रंग को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उस कपड़े में लिपटे सिक्कों को अपने गले में पहनना है। अपने इष्ट देव या जिस भी सर्वोच्च शक्ति में आप विश्वास करते हैं उनकी पूजा करने के बाद, और फिर लेखक कहते हैं बस इसके सकारात्मक परिणामों की प्रतीक्षा करें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे 3 साधारण सिक्कों को अंक ज्योतिष, पौराणिक कथाओं, मनोविज्ञान और एक विस्तृत अनुष्ठान के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली व्यक्तिगत प्रतीक में बदला जा सकता है। यह सिर्फ एक ताबीज बनाने की विधि नहीं है, ये बिलीफ इंजीनियरिंग का एक केस स्टडी है। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, बिलीफ इंजीनियरिंग। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि विश्वास प्रणालियां कैसे काम करती हैं। ये वस्तु के बारे में कम और उस वस्तु से जुड़ी कहानी, उसके पीछे का इरादा और उसे धारण करने की विधि के बारे में ज्यादा है। तो जब कोई व्यक्ति इतने विश्वास और प्रक्रिया के साथ कुछ धारण करता है तो उसका अवचेतन मन उस प्रतीक को स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल। और ये आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, और शायद यही बढ़ा हुआ आत्मविश्वास उसे जीवन में बेहतर निर्णय लेने और अवसर पहचानने में मदद करता है। तो शायद असली जादू सिक्कों में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के मन में होता है जो उन्हें पहनता है। सिक्के तो बस एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। एकदम सही। सिक्के एक बाहरी लंगर हैं, एक एक्सटर्नल एंकर, एक आंतरिक विश्वास के लिए। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर यह अध्याय हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या सवाल? लेखक ने ये पूरी प्रणाली भारतीय मुद्रा और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित की है। 5 रुपए का सिक्का, लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी, ये सब बहुत सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है। हाँ, ये बात मेरे मन में भी आ रही थी। अगर अंक ज्योतिष और पंचतत्वों के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, जैसा कि माना जाता है, तो क्या किसी दूसरे देश की मुद्रा का उपयोग करके भी ऐसा ही कोई ताबीज बनाया जा सकता है? यही विचारणीय प्रश्न है। क्या अमेरिका में 1 क्वार्टर और 2 पेनी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा ही बनाया जा सकता है? उनके घटक क्या होंगे? 25 + 1 + 1 = 27, 2 + 7 = 9। अंक 9 भी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन फिर लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी का क्या? सही सवाल। क्या वहां की पौराणिक कथाओं में कोई ऐसा प्रतीक है जो लाभ और हानि दोनों को दर्शाता हो? ये हमें इस विचार पर लाता है कि शायद हर संस्कृति को अपने प्रतीकों और अपनी कहानियों का उपयोग करके अपना भाग्यशाली ताबीज खुद बनाना पड़ता है। शायद सूत्र सार्वभौमिक है, लेकिन उसके घटक हमेशा स्थानीय होंगे।